जय हिंद मित्रों। मैं मनोज कुमार सिंह तोमर सामान्य अध्ययन की लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग निरंतर ऑफलाइन क्लास को लाइव कर रहे हैं। खास करके उन मित्रों के लिए जो संस्थान से जुड़े रहे हैं और अभी उपलब्ध नहीं है ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन के माध्यम में भी वो कक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था के सेगमेंट पे चर्चा कर रहे हैं और ये देखेंगे, क्योंकि ये क्लासेस बेटा सिविल सर्विसेज के डायमेंशन में हो रही है, पीसीएस वगैरह के डायमेंशन में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अवधारणात्मक चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे और जल्द से जल्द हमारे मित्र जुड़े ताकि हम कंटेंट की शुरुआत करें बेटा। ये जो हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा से लेके यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेके मेंस एग्जामिनेशन तक, इवन इंटरव्यू तक। और बाय द वे, अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोक प्रशासन हो, तो ये विषय आपके लिए, सामान्य अध्ययन का यह हिस्सा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अनुभवी हमारे मित्र हैं वो बेहतर समझते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर लगभग भारतीय राज्य व्यवस्था ही है। हाँ, कुछ और भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है बेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और पूरा आप ध्यान केंद्रित करें। क्लासेस हम रेगुलर इसी समय 12 बजे आपको लाइव देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मित्र बेटा सम्मिलित होइए और इसका लाभ उठाइए। बस एक निवेदन है बेटा आप लोगों से कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ढेर सारे मित्रों तक हमारी बात पहुंचे और ढेर सारे मित्र इसका लाभ उठाएं। 2 मिनट में बेटा हम ब्रीफ करके अपनी शुरुआत करते हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमारा संविधान है भारत का, वो तो एक संविधान सभा ने उसको निर्मित किया। कैसे किया, ये सब आगे के सेगमेंट में आएगा, हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा करनी हो ये कि जो हमारा संविधान है उसको हम भारतीयों ने बनाया, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं। लेकिन हम भारतीयों ने जो अपना संविधान बनाया, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसके ऊपर कुछ चीजों का प्रभाव पड़ा? तो हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं। एक नियम, कानून और व्यवस्थाओं से, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जो सरकार हम लोगों ने देखा वो ब्रिटिश शासन काल में देखा, क्योंकि उसके पहले तो हमारे यहाँ राजतंत्र था, कोई स्पष्ट विधियां, कुछ रूल्स रेगुलेशन तो थे ही नहीं। अंग्रेजों के शासन काल से हमारे यहाँ स्पष्ट विधियां, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, वो हमारे यहाँ दिखने लगी और हम उससे शासित होने लगे। तो क्या इन सब चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हमने अपने जीवन को जिया है, जो हमने महसूस किया है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो हमारे संविधान पर पड़ा ही होगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बेटा कि हमारे संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़े, यानी अंग्रेजों के शासन में जो प्रभाव पड़ा वो कैसे पड़ा। तो इसको हम लोग 2 दिशाओं में बांट के पढ़ते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रभाव और एक क्राउन का शासन का प्रभाव। तो हमेशा पढ़ते समय बेटा 2 चीजों पे ध्यान रखिए। यही नहीं, कुछ भी आप पढ़ें तो 2 डायमेंशन आपका होना चाहिए, तभी आज की कंपटीशन में हम एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जब भी आप स्टडी करें, पढ़ाई करते समय हमको 2 चीजों पे, किसी भी विषय पे जब आप अध्ययन करें, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, वो चाहे सामान्य अध्ययन का हो, वो चाहे ऑप्शन सब्जेक्ट हो, या जो हम लोग आजकल समसामयिकी या करंट वगैरह या जो समसामयिकी विषयों की चर्चा करते हैं, किसी चीज का अध्ययन करें बेटा, तो 2 तरह से अपने दिमाग में अवधारणाओं को विकसित करें। एक्चुअल में हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं से ये स्थापित कर दिया गया है, या आपने खुद स्थापित कर लिया कि तथ्यात्मक चीजें ही पढ़ना जरूरी है, और कम से कम हायर कंपटीशन में बेटा ये जरूरी नहीं है। तथ्यात्मक फैक्चुअल चीजें आपको पता हो बड़ा अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको अवधारणात्मक चीजें पता हो। इसके लिए आपको 2 तरीका अडॉप्ट करना होगा। आज हम आपसे बात कर लेते हैं। पहले, हमेशा अध्ययन करते समय एक मैक्रो
अवधारणा आपके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा माइक्रो, हम लोगों की क्या परेशानी है कि हमेशा माइक्रो हो जाते हैं, यानी किसी विषय का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके तथ्यात्मक चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। जबकि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो पहले उसको व्यापक रूप से जरा देखें, उसकी समीक्षा करें, उसको महसूस करें, और उसके बाद फिर उसके अंदर जाके हम एक एक चीज की चर्चा कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जितने भी चार्टर अधिनियम आए, उनकी एक इकट्ठे समीक्षा करें, एक साथ उनको देखने की कोशिश करें कि क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस हुए, और उसमें से फिर जो महत्वपूर्ण हो, जो इंपॉर्टेंट हो, उस पर हम लोग माइक्रो लेवल पे जा जाके अध्ययन करें। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़ने की कोशिश करिए भाई। अभी हमारे कम मित्र दिखाई दे रहे हैं और सूचना मैंने दे दी थी, और सूचना मैं दूं चाहे ना दूं बेटा, प्रतिदिन प्रतिदिन मैं अपनी ऑफलाइन कक्षाओं को 12 बजे दिन में लाइव कर देता हूं। हमारे ढेर सारे मित्र अपने अपने विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना ही विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो थोड़ा आज समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के शासन के समय जो चार्टर आए थे, कल मैंने अपनी लाइव क्लास में चर्चा की। उसमें जो महत्वपूर्ण, जो मुझे समझ में आया, आपकी परीक्षा के लिए जो जरूरी हो सकता था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। तो थोड़ा सा मोटा मोटा देखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम एक माइन्यूट लेवल पे जाके आपसे बात करेंगे। यानी कंपनी के शासन के समय जो अधिनियम लाए गए थे, मैंने कल के लेक्चर में क्लियर किया था कि ये अधिनियम हमारे लिए नहीं लाए गए थे, ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाए गए थे। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, तो ब्रिटेन की संसद अपने कंपनी के लिए कुछ नियम वगैरह तो बना ही सकती थी, सो उनके लिए वो बनाते थे। लेकिन उनके लिए बनाते थे तो असर हमारे ऊपर होता था। तो कौन कौन से अधिनियम थे बेटा, कई बार चर्चा हो गई, लेकिन आज फिर से बात कर लेते हैं। एक तो था जिसको हम लोग कहते थे रेगुलेटिंग एक्ट। ये था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर अब तमाम चार्टर एक्ट आए, जिसमें दो अपवाद हैं, एक ईस्ट इंडिया एक्ट और एक अमेंडमेंट एक्ट। तो उनको छोड़ देते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। फिर आया हमारा चार्टर एक्ट 1813। फिर हमारा आया चार्टर एक्ट 1833, और फिर हमारा आया चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय इतने चार्टर एक्ट आए। अब इसको थोड़ा मोटा मोटा बेटा देखना जरूरी है। अगर आप गौर से देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि एक चार्टर एक्ट के बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आ रहा है, उसमें 20 साल का डिफरेंस है। देख लें, 1773, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट था बेटा, वो अंतिम चार्टर एक्ट था, इसलिए इसमें 20 साल की अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि 20 साल की अनुमति दी गई होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कम से कम 1873 तक तो रहती। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में भारत से हटा दिया गया। देखिए बेटा, जिस हिस्से पे हम बात कर रहे हैं ये इतिहास का हिस्सा है, हिस्ट्री का, लेकिन वास्तव में यह हिस्सा संवैधानिक विकास का है। तो भले आपको इतिहास लग रहा हो, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत के संविधान पे जो विरासत की चीजों का जो प्रभाव पड़ा, वो कैसे पड़ा बेटा। तो उसी को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हर जो चार्टर एक्ट आया वो 20-20 साल के लिए आया। मतलब ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति देती थी और उसे रिन्यूअल करती थी, बढ़ाती रहती थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में यह रिन्यूअल अगले 20 साल के लिए नहीं किया गया। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बड़े विस्तार से रेगुलेटरी एक्ट की बात किया। उसके बाद जाहिर सी बात है चार्टर एक्ट 1793 आया, क्योंकि आना ही होगा, 20 साल की अवधि पूरी हो गई थी।
रेगुलेटरी एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल तक भारत में व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति मिली थी। वह अवधि जाहिर सी बात है 1793 में पूरी हो रही थी। अब 1793 या तो नया चार्टर एक्ट लाइए या तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर करिए। तो 1793 में फिर एक चार्टर एक्ट आया हमारे यहाँ। बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये एक बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट आया। ये तीन जो चार्टर एक्ट है बेटा लास्ट के, यानी 1813, 1833 और 1853, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन्हीं तीनों पे फोकस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जो अगला अधिनियम है जिसपे आज हम आपसे बात करेंगे वो है सन 1813 1813 चार्टर एक्ट। जाहिर सी बात है कि 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें 20 साल की अनुमति दी गई थी। वो 20 साल की अनुमति 1813 में पूर्ण हो रही थी। अब जाहिर सी बात है 1813 में एक नया चार्टर एक्ट तो लाना ही था अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बने रहना था तो। और ब्रिटेन की संसद ने 1813 में एक चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया। मैंने आपसे कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जितने भी चार्टर एक्ट आए या जो भी अधिनियम आए उस पर भारतीयों का कोई खास प्रभाव नहीं था। वो ब्रिटेन की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक घटनाओं का असर होता रहा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलग अलग नियम बनाते रहे। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसको समझना है। ब्रिटेन में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, मुझे नहीं लगता वो परिचय के मोहताज हैं, जिनका नाम था बेटा एडम स्मिथ। तो इनका नाम किसी ने सुना है? इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की रचना है। ये उन्होंने सन 1776 में लिखा। इस पुस्तक में पहली बार इन्होंने खुले बाजार की नीति की सिफारिश की, ओपन मार्केट की सिफारिश की। अब आप अगर गौर से देखें तो चूंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन में इनकी बातों का काफी प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने खुले बाजार की नीति की सिफारिश की। लिसेस फेयर की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि मार्केट को एकदम खुला रख देना चाहिए। ब्रिटेन में इनके विचारों का प्रचार हुआ। क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र था, जनता जागरूक हो रही थी, जनता भी समझने लगी और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद पे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यह प्रभाव तो पड़ने ही लगा कि जब एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि बाजार को खुला रख देना चाहिए तो आप भारत के बाजार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्यों बना के रखे हैं? भाई ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी तो थे, ब्रिटेन के अन्य लोग भी व्यापार करने वाले थे, लेकिन भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के जो बाकी व्यापारी वर्ग था उसमें तो असंतोष रहा ही होगा ना कि हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति आखिर क्यों नहीं मिल रही है। हम भी तो ब्रिटेन की ही लोगों प्रजा है, वहां की सरकार के अधीन रहते हैं। तो एक धीरे धीरे असंतोष उठा। क्योंकि वहां लोकतंत्र था इसलिए लोगों की आवाज तो संसद तक भी पहुंचेगी, हाउस ऑफ कॉमन्स तक वो आवाज जानी ही थी। तो ये पुरजोर मांग उठने लगी थी बेटा कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य और शासन का कार्य दोनों करे। और दूसरा, एक बहुत बड़ी घटना यूरोप में ये हो गई थी बेटा कि नेपोलियन ने, यानी जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने यूरोपीय बाजार नीति लागू की और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने से बाधित कर दिया। कहा कि ब्रिटेन के लोग यूरोप में व्यापार नहीं करेंगे। तो अब एक समस्या तो इंग्लैंड में हो गई बेटा कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार था, अन्य व्यापारी भारत में व्यापार कर नहीं सकते थे, यूरोप का बाजार उनके लिए बंद हो चुका था
औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में सरप्लस प्रोडक्शन भी होने लगा, तो इनको बाजार तो बड़ी चाहिए थी। तो इन सब चीजों का वहां के जनमानस पर असर हुआ और वहां पे चर्चाएं शुरू हो गई कि भारत के बाजार को खोलिए, बाकी लोगों के लिए भी आप जरूर खोलें। तो सन 1813 के चार्टर एक्ट में ये बातें आपको साफ साफ दिखती हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे बेटा सन 1813 के चार्टर एक्ट में, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आपसे चर्चा कर लेते हैं। अभी ढेर सारे हमारे मित्र जुड़ नहीं पाए हैं बेटा, तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट होइए और हम आपसे बातचीत प्रारंभ करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में जब वो आया तो उस पर किन किन बातों का असर हुआ, किन किन बातों का प्रभाव हुआ होगा, उस पर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो पहला प्रभाव तो दिख रहा है एडम स्मिथ की जो रचना थी, जिसको कहा गया वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने किताब लिखी और अर्थव्यवस्था की एक नई अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत कर दी। क्लियर है। दूसरा, नेपोलियन की यूरोपीय बाजार नीति, इसने भी एक बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा किया। तो ब्रिटेन के जनमानस पे इसका तो प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने ब्रिटेन की संसद पे दबाव बनाया और 1813 में एक चार्टर अधिनियम तो आना ही था। इस अधिनियम की इन सब बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा बेटा, उसका जरा ध्यान से सुनिएगा, पेन वेन होगी तो नोट कर लीजिएगा। पहला प्रभाव यह पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से बाधित नहीं किया गया, उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया और यह कहा गया कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में व्यापार करेंगे। लेकिन ये जो एकाधिकार खत्म किया गया, उसमें एक अजीब स्थिति समझ में आई। वो अजीब स्थिति यह समझ में आई कि ब्रिटेन के जिन व्यापारियों को भारत में व्यापार करना था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति ले। ये तो अजीब हालत है कि जिसको नई दुकान खोलनी हो, वो वहां जो पुरानी दुकान खोला है उससे अनुमति लेके नई दुकान खोले, तब तो मामला ठीक ठाक दिखेगा नहीं, पार्शियल दिखेगा साफ साफ। तो व्यापारिक एकाधिकार खत्म तो किया गया, लेकिन बड़ी सफाई से अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बना के रखी गई। यानी ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारी भारत में व्यापार करना चाहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति ले। हाँ, उसमें एक व्यवस्था जरूर थी कि यदि विवाद हो जाए तो ब्रिटेन की संसद के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 6 सदस्यीय, उससे अपील कर सकते थे। तो कुल मिला जुला के व्यापारिक एकाधिकार खत्म करके भी व्यापारिक एकाधिकार खत्म नहीं किया गया। दूसरी परेशानी जो इस अधिनियम में दिखती है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में विधि के द्वारा धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यानी 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईसाई धर्म प्रचारक भारत में जाएंगे और धर्म प्रचार करेंगे। क्लियर है बेटा। साथ में 1813 के अधिनियम में यह भी प्रावधान बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजस्व से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो 1813 के जरा प्रावधान पर नजर रखिए। हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट में ये जरूर कह दिया गया कि अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। यहां 2 व्यापार था बेटा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापार था उस जमाने में। एक व्यापार था चाइना के साथ अफीम का व्यापार, यानी चीन के साथ उस जमाने में अफीम का व्यापार होता था। और भारत में चाय का व्यापार, चूंकि चाय को अंग्रेजों ने ही इंट्रोड्यूस किया, वो चीन से ही लेकर इंट्रोड्यूस किया, तो इन दोनों पर अभी भी उनका एकाधिकार बना हुआ था, उसे समाप्त नहीं किया गया। वो शायद उनको एक गिफ्ट दिया गया कि भाई इन दोनों व्यापार पे आपका एकाधिकार बना रहेगा। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था बेटा,
उसके प्रावधान तो बड़े लंबे चौड़े हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए जो जरूरी है उस पर थोड़ा फोकस करना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम पे किन बातों का प्रभाव पड़ा होगा, जो मैंने आपसे चर्चा किया। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जो मित्र देर से आए हैं या जो नोट करना चाहते हैं, कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और कह दिया गया कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में आके व्यापार करेंगे, बस शर्त यह है कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी होगी। और अगर कुछ विवाद हो जाता है तो ब्रिटेन की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट से, उनसे आप अपील कर सकते थे और उनका निर्णय अंतिम था। ठीक। भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में व्यापार करने की प्रचार करने की अनुमति दी गई, यानी जो ईसाई मिशनरियां थी वो भारत में आके अपना धर्म प्रचार कर सकती थी। 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। परंतु चाय और चीन के साथ अफीम के व्यापार पर अभी भी उनका एकाधिकार बना हुआ था। तो ये मोटी मोटी बातें थी बेटा 1813 के चार्टर अधिनियम पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा आपसे सन 1833 के चार्टर अधिनियम पे। आज इस पे भी बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा। सन 1813 से 1833 के बीच में 20 साल का अंतर है बेटा। इस 20 साल में भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। एक तो अंग्रेजों के साम्राज्य में बहुत वृद्धि हो गई। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य भारत, ग्वालियर, इंदौर आदि क्षेत्रों में इनका कब्जा बढ़ गया। तो इनका जो शासन वाला क्षेत्र था बेटा वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। और दूसरा कि ब्रिटेन में यह बात निरंतर उठ रही थी, निरंतर चर्चा हो रही थी कि एक ही निकाय को व्यापार और शासन नहीं करना चाहिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कार्य कर रही थी बेटा समानांतर। एक तरफ वो व्यापार कर रही थी, एक तरफ वो शासन कर रही थी। तो ब्रिटेन में यह बात तो पहले से चर्चा हो रही थी कि ये ठीक नहीं है और ये निर्णय कर ही लेना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी। तो 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 ऑप्शन दे दिया गया, ए या बी, आप चुन लीजिए। या तो आप व्यापार करेंगे या तो आप शासन करेंगे। आप क्या करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब हम भारत में क्या करेंगे बेटा? शासन करेंगे। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय बना दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा कि उस समय ब्रिटेन में एक नई पार्टी का उद्भव हुआ जिसको विंग दल कहा जाता था। तो विंग दल का प्रभाव हुआ और यह उदारवादी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इसकी राय बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन सब बातों का मिला जुला प्रभाव सन 1833 के चार्टर अधिनियम में हुआ। और ब्रिटेन की संसद थी ना बेटा, वहां डेमोक्रेसी थी, तो जनता की आवाज तो सुननी ही थी। और जनता की मांग निरंतर हो रही थी कि शासन और व्यापार एक साथ नहीं होता। उसका प्रभाव इस अधिनियम पे दिखा। तो इस अधिनियम के जो मोटे मोटे प्रावधान है बेटा हम आपसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कार्यों से पूर्णतः विरत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मात्र एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। पहला इस अधिनियम का प्रभाव। इस अधिनियम में एक प्रभाव यह भी दिखा कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर धारकों की कंपनी थी, शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, तो शेयर धारकों का क्या दोष था भाई? शेयर धारक तो ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर इसलिए खरीदे थे तो भारत के साथ व्यापार करेंगे, उन्हें फायदा होगा। और ब्रिटेन की संसद उनको व्यापारिक कार्यों से विरत कर दिया। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान बनाया गया कि अगले 40 वर्षों तक भारतीय राजस्व से शेयर धारकों को 10.5% का लाभांश दिया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था। एक बड़ी मजेदार घटना यह हुई बेटा
कि पहली बार ब्रिटेन की संसद ने भारत पे अपना दावा ठोक दिया और पहली बार इस अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने कहा कि भारत ब्रिटेन का है, यानी भारत पे शासन महारानी का है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत पे जो शासन है वो किसका है बेटा? वो शासन ब्रिटेन की महारानी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन करने का अधिकार दिया गया वो मात्र एक न्यास के रूप में दिया गया, एक ट्रस्ट के रूप में दिया गया, यानी शासन महारानी का और आप महारानी की ओर से एक न्यास के रूप में भारत पे शासन कर सकते हैं। इस अधिनियम का एक ये प्रावधान, अर्थात भारत पर ब्रिटेन की संसद ने अपना दावा ठोक दिया कि भारत हमारा है। एक महत्वपूर्ण परेशानी यहां ये होती थी बेटा कि जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल भी होता था। वो तो वही हाल है कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहे और किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी कहलाए, तो पार्शियलिटी की संभावना, और यही तो चल रहा था रेगुलेटिंग एक्ट से कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल भी था। तो ब्रिटेन में यह सब बातें तो होती ही नहीं बेटा कि उचित तो है नहीं। तो यह निर्धारित किया गया कि अब एक अलग से पदाधिकारी होगा जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अभी तक गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन वो भारत का नहीं बेटा, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में यह निर्धारित कर दिया गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। और तथ्यात्मक सूचना आप सभी मित्रों ने पढ़ा होगा कि इस पे पहली नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक की। दूसरा कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी और पिट्स इंडिया एक्ट में इसको घटा के 3 कर दी गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य भी बढ़ा दिया गया जिसको कहा गया कि विधि सदस्य होगा। और इस पे जो नियुक्ति हुई वो लॉर्ड मैकाले की हुई विधि सदस्य के रूप में। हाँ, ये जरूर कहा गया कि ये जो विधि सदस्य होगा ये मतदान नहीं करेगा, वोट नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? अगली जो प्रावधान इस अधिनियम का महत्वपूर्ण था कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि उनके 3 प्रांत थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी 3 प्रांत। अब चौथा प्रांत आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर एक चौथा प्रांत प्रेसिडेंसी बना दिया गया जिसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत उन्होंने कहा। यानी अब 1833 के अधिनियम तक आते आते इनके 4 प्रांत बन गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना। फ्रांस की क्रांति का भी असर यहां दिखता है। जो 1833 के अनुच्छेद 87 में उन्होंने लिखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो नौकरियां हैं उसमें स्थान, धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कहने के लिए तो कहा गया बेटा, लेकिन विभेद तो था ही, वो आपको पता है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये कहा गया इस अधिनियम में कि ब्रिटेन के लोग, यानी ब्रिटेन की जो जनता है वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकती है और यहां बस भी सकती है। कुल मिला के अगर मोटा मोटा आप देखें 1833 के अधिनियम पे, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आएगी। वो ये तथ्यात्मक नहीं है बेटा, अवधारणात्मक है कि भारत पर ब्रिटेन की संसद ने यह दावा ठोक दिया कि भारत मेरा है। जबकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने छल कपट से भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और बड़ी मजेदार बात, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लड़ रही थी, भिड़ रही थी, अपना सत्ता स्थापित कर रही थी, उसमें ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की सरकार ने किसी प्रकार का सैनिक सहयोग नहीं किया था। यानी भारत पे जो उन्होंने कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये उनके बुद्धि कौशल और उनके सैन्य कौशल का परिणाम था। लेकिन क्योंकि वो ब्रिटेन की एक कंपनी थी बेटा, इसलिए इस अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि भारत महारानी के अधीन है और भारत पे शासन महारानी का है, लेकिन आप शासन करो, लेकिन सिर्फ एक न्यास के रूप में शासन करो, एक ट्रस्ट के रूप में शासन करो। इस अधिनियम की एक खासियत और है बेटा कि एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो चारों ओर फैली थी, जिसको हम लोग कहते थे दास प्रथा।
तो भारत में भी प्रचलित थी। 1833 के अधिनियम में यह प्रावधान बनाया गया कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति की जाएगी, जो 1843 में एक अलग से अधिनियम बना के भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। ये कुछ मोटे मोटे प्रावधान है बेटा जो इसमें बनाए गए। तो आज हम लोगों ने 2 अधिनियम पे चर्चा की बेटा, और कल हम बात करेंगे आपसे 1853 अंतिम चार्टर अधिनियम पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो मित्र हमसे जुड़े हैं वो कल जरूर उपस्थित रहेंगे। ठीक 12 बजे हम आपसे इस पे चर्चा अवश्य करेंगे। हाँ, चूंकि हम नोट्स वगैरह बेटा आपको, जैसे ऑफलाइन क्लास में तो हम बच्चों को सब कुछ प्रिंटेड या कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग लिखाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम ये सब चीजें आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो जिन मित्रों को नोट्स वगैरह की आवश्यकता होगी वो कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे, और हम देखते हैं कि किस तरह से उनको हम नोट्स भेज सकते हैं। तो हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अपना स्नेह बनाए रखिए बेटा। निरंतर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, गंभीर विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बेटा भारतीय राज्य व्यवस्था के वो संवैधानिक इतिहास की ओर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन चीजों का हमारे संविधान पे क्या क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसी की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो आज हम अपनी बात बेटा यही समाप्त करते हैं। ढेर सारा आपको धन्यवाद। लेकिन बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ये सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पे उपलब्ध है। हाँ, एक सूचना के साथ अपनी बात में समाप्त करना चाह रहा हूं। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का बहुत व्यापक अनुभव है मेरे पास बेटा, ढेर सारे एसएसबी सेंटर्स की, कंपटीशन के इन्वायरमेंट की, क्योंकि उससे मेरा रिश्ता रहा है, इसलिए हम एक बैच यहाँ शुरू कर रहे हैं बेटा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। तो जो मित्र हमारे आजमगढ़ के हैं वो इसका लाभ उठाएं। विगत वर्षों में आपके संस्थान से लगभग 8 बच्चे, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास है बाकी का नहीं है, 8 बच्चे यही से असिस्टेंट कमांडेंट बने, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बच्चों को मैंने असिस्टेंट बनाने में सहयोग किया। हर बैच में बच्चे सीडीएस क्वालिफाई करते हैं, एसएसबी के लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को सीडीएस वगैरह की तैयारी करना है वो बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। 100% रिजल्ट देंगे बेटा, बस आप अगर सहयोग करेंगे आपका रिजल्ट किसी हालत में होगा। तो इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं बेटा। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।